आरएसएस के लोगों ने भी कहा, मोहन भागवत का भी कमेंट आ चुका है कि यूजीसी वाला जो क्लॉज है वो गलत। सबसे पहले बीजेपी के अंदर से ही आवाज आई। हाँ, बात भी कलराज मिश्रा ने सबसे पहले, आप सड़क पे आइए, आप देखिए मायावती को अखिलेश ने हटाया था, साइकिल चलाई थी। देखिए, ब्राह्मण जहां सत्ता है वहां जाएगा या सत्ता साथ लेके चलेगा वो, वही तो बात एक ही है। अभी एक डेढ़ साल पहले राजनाथ जी को फोन किया कि उनका फोन आया लगभग 1:45 विश्वजीत जी बूढ़ा मतलब एनडी तिवारी के पत्थर मार के हम ही सिर से खून निकला। मुलायम के कान जमीन पे थे। मुलायम क्योंकि स्ट्रगल कर कर ऊपर आए थे। अखिलेश जो है वो ग्राउंड रियलिटी से कटे हुए, ग्राउंड में क्या हो रहा है उससे कटे हुए हैं। का दुबई का बिल्डिंग गिरा दिया। आप किसी के खिलाफ कुछ खबर लिख दीजिए, हो सकता है वही लड़ने आ जाए। तो मतलब कल्याण सिंह नहीं चाहते थे कि वो, कल्याण सिंह इनिशियली नहीं चाहते थे कि ढांचा गिरे। जो वीएचपी के बड़े नेता आए थे उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमारी बात हो चुकी है और उन्हें कहा गया कि 6 दिसंबर को ढांचा ढह जाएगा। उन्हें बताया गया। हाँ। इन लोगों ने बताया। हाँ, कहते ये ना। मोहन भागवत लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला ने कल्याण सिंह की बात कही जाती है कि कल्याण सिंह की सुपारी ली। मैंने एग्जैक्ट 10 मिनट बाद उनको फोन किया, भैया कमलनाथ भैया से, कहते हैं हाँ भैया हम घर जाते हैं, अब हम तुमसे कोई बात। ट्रांसफरों में पैसा चलता है, यूपी में किस तरह से एक ट्रांसफर इंडस्ट्री बन गई है। एक खबर पर सरकार अखबार को लगा कि हमारे तो एडवर्टीजमेंट रुक जाएगा, उसने परमिशन की बात कर दी। अमेरिका में हमारा कह रहा है रशिया से तेल नहीं लेना, इजराइल, यूएस और इंडिया का कोई रोल नहीं है, पर झेल इंडिया रहा है। उसमें ढंग से पेट्रोल शेट्रोल डाल दिया गया तो बीजेपी के लिए दिक्कत थी अमेरिका में कि देखो मैं इंडिया गया था, मैं परमिशन दे के आया। उसके बाद सरकार जागी, उसके बाद एश्योरेंस आने लगा। मंत्री ने लोगों को बुलाया था, रिपोर्टर्स को बुलाया था, आइए आइए हमारे घर आइए होली पर, कि सुबह उठ के पहली चाय वो अपने आप बनाते थे। हाँ। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं। आजकल तो आप सरकार के खिलाफ खबर लिख ही नहीं सकते। में आने लगा है कि हाँ यार ये कोई भी अखबार उठा लो वो तो सरकार के गुण गाता है। आज ये कहते हैं कि गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, उनको सिल्वर कटलरी सेट्स पहुंचाए गए थे। मायावती जी का जो रिजाइन था उसमें कभी कभी बड़ी विंडिक्टिव हो जाती थी। वो सूची आई थी, वो एकदम सूची आई थी, आपको याद होगा सूची आई थी, बड़े बड़े पत्रकारों के नाम थे कि मीडिया जो है वो सरकार के पक्ष में बात करती है, इसीलिए वो गोदी मीडिया। तो उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपने ऊपर ली और सुप्रीम कोर्ट की जो पनिशमेंट थी 1 दिन का जेल। दोस्तों नमस्कार, आज का जो पॉडकास्ट है वो जर्नलिज्म पर है। जर्नलिज्म पर क्यों है? इस वजह से है क्योंकि बार बार ये बात चलती है कि आज की तारीख में गोदी मीडिया हो गया है। तो क्या पहले गोदी मीडिया नहीं था? क्या आज अचानक गोदी मीडिया आ गया है? सोशल मीडिया का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? सोशल मीडिया और मुख्य स्ट्रीम मीडिया में क्या फर्क है? और कुछ राजनीतिक किस्से। हमारे साथ अंग्रेजी के पत्रकार, मैं तो हिंदी का पत्रकार रहा हूं, अंग्रेजी के पत्रकार जो पायनियर में रहे, टाइम्स ऑफ इंडिया में रहे, पीटीआई में रहे, विश्वजीत बनर्जी बहुत जाने माने पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हैं। विश्वजीत जी आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि गोदी मीडिया आज ही है कि पहले भी था? धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, आपने मुझे बहुत पहले बुलाया था पर होली की व्यस्तता और उसके बाद कुछ दोस्त, उसके कारण मैं आ नहीं पाया। जो सवाल आपने किया गोदी मीडिया, आज ये एक कॉइनेज बन गया, ब्रांडिंग हो गई है। जो ही आप मीडिया की बात करते हैं गोदी मीडिया गोदी मीडिया। गोदी मीडिया है क्या? एक आम धारणा है कि मीडिया जो है वो सरकार के पक्ष में बात करती है, इसीलिए वो गोदी मीडिया है। सही बात है, आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप भी इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी जानते हैं कि ये जो कॉइनेज है कोई नया जरूर हो सकता है पर ऐसा नहीं कि पहले नहीं था। पहले भी था। यदि हम पुरानी बात कहें, आपको याद होगा और हमारे जो दर्शक हैं वो भी रिकॉल कर पाएंगे कि पहले ऐसा समय था जब
आइडेंटिफाइड जर्नलिस्ट हुआ करते थे जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट के फेवर में खबरें लिखते थे और उनको उस तरह से रिवॉर्ड भी किया जाता था। मुलायम सिंह जी के टाइम का एक फेमस किस्सा है जिसमें डिस्क्रिशनरी फंड दिया गया था। जो दर्शक नहीं जानते, पत्रकारों को, जी, जो दर्शक नहीं जानते उनको बता दें कि सरकार के पास कुछ पैसा देने के लिए, अपने मन से कुछ पैसा देने के लिए होता है जिसे डिस्क्रिशनरी फंड कहते हैं, विवेकाधीन कोष। और वो पैसा जनरली जो बीमार हैं या कोई बच्चा पढ़ना चाहता है इस तरह के लिए उसमें दिया जाता था। पर एक समय ऐसा आया कि 30-40 जर्नलिस्ट को, सीनियर जर्नलिस्ट को, उनको वो पैसा दिया गया और ये बातें छुपती तो है नहीं, क्या बात लीक भी हुई, बवाल भी हुआ और उसके बाद उन लोगों के नाम लिखत पढ़त में बाहर भी आए, ब्लैक एंड व्हाइट में बाहर आए। सूची आई थी, वो एकदम सूची आई थी, आपको याद होगा, सूची आई थी, बड़े बड़े पत्रकारों के नाम थे। वो लोग क्या थे? वो भी गोदी मीडिया थे। वो भी तो गोदी मीडिया थे। उन्हें गोदी पत्रकार कहा जाए, गोदी पत्रकार कहा जाए, सही बात। मीडिया तो कहना, मीडिया आज है, पहले पत्रकार थे। अच्छा, अब उनको हम क्यों, जैसे गोदी का मतलब क्या हुआ? गोदी का मतलब कि गोद में बैठने वाला, जो कहा मालिक ने, आपने वैसा लिख दिया। हाँ। जिस तरह की बात आपने कही वैसा कहा। ये समय बदला धीरे धीरे। बल्कि मैं और बताऊं आपको, एक समय ऐसा भी था कि जब एक प्रतिष्ठित अखबार में डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उन्हें डायरेक्टर इंफॉर्मेशन कहते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट के एड्स अखबार वालों में देने के लिए। तो वो एक प्रतिष्ठित अखबार के क्या लीड जाएगी, क्या नहीं जाएगी, वो तय करते थे। शाम को फोन करके एडिटर को कहते, भैया आज ये लीड लगा दो। ये कब की बात है? ये बात है 1994-95 की। अच्छा। तो वहां पर उनको बताया जाता था कि भाई आप ये लीड लगा दो या आप ये कर दो, आप वो कर दो, और वो होता था और होता चला आ रहा था। पर तब इस तरह की चर्चा नहीं थी। हुआ मतलब क्या? जो आज चर्चा हो रही है वो तब ऐसी चर्चा, जबकि पहले भी था। और यदि उसके भी थोड़ा पीछे जाऊं मैं, मायावती जी का जो रिजाइम था उसमें कभी कभी बड़ी विंडिक्टिव हो जाती थी वो। अच्छा। और उनके कार्यकाल में कुछ ऐसे किस्से भी हैं कि खबर लिखी गई, खबर उनके पक्ष में नहीं रही तो उन्होंने अखबार का एडवर्टीजमेंट बंद करवा दिया। अच्छा। अब जब अखबार का एडवर्टीजमेंट बंद हुआ तो एक अखबार सरकारी हेल्प से चलता है, सरकारी एडवर्टीजमेंट से चलता है, क्योंकि हर अखबार कमर्शियल ऐड नहीं पा सकता है। कमर्शियल ऐड पाने के कुछ ही अखबार उसमें कमर्शियल ऐड ले सकते हैं, बाकी अखबार नहीं पा पाते हैं, तो सरकारी ऐड पे सरवाइव करते हैं। तो उन्होंने ऐड बंद करवा दिया। वहां से वो प्रोसेस शुरू हुआ। मुलायम सिंह जी के टाइम पे विवेकाधीन कोष हुआ, बल्कि कुछ अभी योगी जी से पहले जिनकी सरकार थी, उनके सरकार में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उसमें होली के समय, दिवाली के समय पे 23 बड़े पत्रकारों को दिल्ली में, जो आज ये कहते हैं कि गोदी मीडिया, उनको सिल्वर कटलरी सेट्स पहुंचाए गए थे। सिल्वर कटलरी सेट, डिनर सेट, सिल्वर के पत्रकारों को 23 पत्रकारों को पहुंचाए गए थे। और लखनऊ के पत्रकारों को ब्लैक लेबल दिया गया था। तो ये एक सिस्टम चलता आ रहा है और उसमें वो सरवाइव करते थे। पर अब क्या स्थिति हो गई है? अब स्थिति ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई है। जो पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है या जो सत्ता में है, वो जानता है कि यार अब मैं एक रिपोर्टर को काहे पकड़ूं, रिपोर्टर बदल जाएगा, उसकी बीट बदल जाएगी। काहे मैं विश्वजीत को पकड़ूं, काहे देवकीनंद मिश्र जी को पकड़ूं कि भैया तुम लिखो हमारे, नहीं। अब उन्होंने सीधा मालिक पकड़ लिया। एक को पकड़ कर, एक को, मालिक को पकड़ने से क्या लाभ हुआ? वो मालिक ही बता देता है कि भैया हमारी लाइन ये है, इस लाइन से डेविएट नहीं होगा। तो एडिटर साहब भी कहते हैं भैया इस लाइन को छोड़ के आप नहीं जाएंगे। कई बार ऐसा भी हुआ है, कई बार ऐसा होता भी है
कि रिपोर्टर कहता है साहब बड़ी अच्छी खबर है मेरे पास, ये है, इतना बड़ा एक्सपोजर है, सरकार में ये घपला हुआ है, लाना है, फलाना है। एडिटर कहते हैं नहीं यार छोड़ो, कुछ और। तो इसका कारण क्या हुआ है कि ये पूरा प्रोसेस इतना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया है कि अब लोगों के नजरों में आने लगा है कि हाँ यार ये कोई भी अखबार उठा लो वो तो सरकार के गुण गाता है। पहले सिर्फ मान लीजिए जो पत्रकार होते थे वो मुख्यमंत्री को बचाते थे, मंत्रियों के खिलाफ लिखा करते थे, अफसरों के खिलाफ लिखा करते थे, करप्शन की खबरें छपती थी। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं। आजकल तो आप सरकार के खिलाफ खबर लिख ही नहीं सकते। बल्कि मैं अपनी बात बताऊं, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो उनका एक बहुत ही चर्चित एक महिला थी, उनके शासन काल में उनका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था। तो हमने वो खबर लिखी कि एक महिला है जिनको बाद में राज्यसभा का टिकट भी दे दिया गया था बीजेपी से, कॉर्पोरेटर थे, उनसे आगे बढ़ी थी। उनके पति जो थे वो सूचना विभाग में थे। तो वो महिला, उनका इंटरफेरेंस बहुत था, इस कारण से जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसमें उनका इन्फ्लुएंस हो रहा है कि डिसीजंस उनके कहने पे ले रहे हैं, अफसर उनके पास जा रहे हैं। ये एक दो मैंने इंस्टांसेस भी दिए। हमारे एडिटर हुआ करते थे उत्तम सेन गुप्ता साहब, बहुत ही डेयरिंग। उन्होंने कहा हाँ लिखो भाई, सरकार हिलनी चाहिए सरकार हिलनी चाहिए। तो खबर लिखा, तो अगले दिन जो होना था बवाल हुआ। अच्छा, यूपी में थोड़ा दर्शकों को बता दें कि यूपी में एक एक्रीडिशन कमेटी होती है और एक्रीडिट जर्नलिस्ट को सरकार मकान भी देती है, सुविधा देती है। तो मैं नया आया था तो मैंने एप्लीकेशन लगा रखी थी मकान की और वो मुख्यमंत्री करते हैं। और मेरा मकान हो चुका था, 165 इंदिरा नगर हो चुका था, हो गया था। लेकिन अभी कब्जा वाला काम, वो चिट्ठी हमारे हाथ में आ गई थी। अचानक 2 दिन बाद चिट्ठी, इस खबर के छपने के बाद 2 दिन बाद एक चिट्ठी और आई कि वो जो है वो मकान कैंसिल। तो मैं जो उनके सचिव थे, सचिव कोटिया साहब या बाकी लोग थे, डीके कोटिया, हाँ कोटिया साहब, तो उनके पास गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? कहते यार वो अब क्या काम पड़ गया और ये हुआ, मजबूरी थी, गलती से अलॉट हो गया, जो भी ब्यूरोक्रेटिक आंसर्स होते हैं उन्होंने दिया। पर ब्यूरोक्रेसी तो ब्यूरोक्रेसी, वो उपाय भी जानती क्या करना है। 4-5 महीने बाद कोई एक ऐसा था कि इंटरव्यू सीएम का करने थे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, जागरण और ऐसे अलग अलग दिन अलग अलग उसको दिया गया था। तो क्योंकि मैं सीएम देखता था तो इंटरव्यू करने में गया। मैं यहाँ पर दाद दूंगा कल्याण सिंह जी की, मैं कल्याण सिंह जी की दाद दूंगा कि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा उस खबर के बारे में। हाँ, कि क्यों लिखो, क्या लिख दिए यार, क्या है, हम तो तुम्हें जानते थे, तुम मुझे जानते थे, क्या है। क्योंकि कल्याण सिंह जी से मेरे बड़े अच्छे रिश्ते थे। वो मुझे बल्कि यहाँ तक बताया था उन्होंने मुझे कि सुबह उठ के पहली चाय वो अपने आप बनाते थे, कोई नौकर वॉकर नहीं बनाता था। मुख्यमंत्री रहते हुए भी खुद अपनी चाय बनाते थे। उनका कहना था कि मैं आधा पतीला पानी खोलता है, जब पानी चढ़ा के मैं चला जाता हूँ, पानी खोलता है, जब वो 1 कप का हो जाता है दूध डाल के बनाता हूँ, मतलब खोलना चाहिए पानी और दूध खोलना चाहिए तब बनाता हूँ चाय। अच्छा, तो वो पूरी कहानी हमें, तो उन्हें भाई मुझे कह ही सकते थे, मैं तो तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, इतनी अंदर की बात तुमसे डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी खबर लिख दे यार। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, खबर सब हो गई, इंटरव्यू हो गया। तो मुझे बताया गया था ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, जब इंटरव्यू हो जाए तो मुझे कहना कि मुख्यमंत्री जी मेरी एक फाइल आपके टेबल पे पड़ी है और 4-5 महीने से पड़ी है। तो जैसा मुझे बोला गया मैंने कहा साहब वो फाइल मेरी आपके टेबल पे पड़ी है। और आप कहते अरे बनर्जी साहब आपकी फाइल, ये कैसे हो सकता है? उन्हें घंटी बजाई कि फला अफसर को बुलाओ। अफसर साहब आए, उन्होंने कहा यार बनर्जी साहब की फाइल पड़ी है, आपने देखा नहीं? क्या है फाइल, आज ही निस्तारित कीजिए उसका। तो मैंने नमस्कार किया, उन्हें नमस्ते किया और मैं बाहर आया। और उन्हीं जैसा
अफसर को उन्होंने बुलाया था, उन्हीं के कमरे में गया, वो हंसने लगे, देखा उनके टेबल पे मेरी फाइल पड़ी है, कहते तुम बैठो चाय पियो, मैं तुम्हारा फाइल करवा के ला रहा हूँ। वो गए, 2 मिनट में फाइल साइन होके आ गई। और तो मेरा बताने का मतलब, ये पूरा किस्सा बताने का मतलब ये है कि ये वो समय था जब आप खबर भी लिखते थे, और इतनी गंभीर खबर, इतनी फुल्ली इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल खबर, और खबर भी लिखते थे, और उस खबर के बाद यदि तैश में आके कोई बात हो भी गई तो उसको कोई पर्सनली नहीं रखता था, लंबे समय तक नहीं रखता था, वो खत्म, बात खत्म, रात गई बात गई वाली बात थी। पर आज का जमाना अलग है। जिस बात पे हम आ रहे थे, बात थोड़ा वो हो गया कि गोदी मीडिया क्यों, वो जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो मुख्यमंत्री या जो भी पॉलिटिकल सिस्टम, अब वो जान रहे कि मैं इस रिपोर्टर को क्यों कहूं, क्यों इसे संभालूं। इससे अच्छा यदि मैं मालिक को पकड़ लेता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। और मालिक को पकड़ने के कारण ही लोगों की वो आंखों में आने लगा, और आज जो है ये गोदी मीडिया बना। ऐसा नहीं था कि पहले आइडेंटिफाइड लोग नहीं थे, पहले भी थे, पर पहले इस तरह का कॉइनेज नहीं, पहले बल्कि मैं कहूंगी ब्रांडिंग नहीं थी। पहले ब्रांडिंग नहीं थी, इंडिविजुअल तौर पर लोगों के ताल्लुकात थे, और अक्सर देखिए हो भी जाते हैं। जब लंबा समय तक किसी बीट को देखता आप जब बीट को देखते हैं, आप कोई समाजवादी पार्टी देख रहा है, कोई बीजेपी देख रहा है, कोई कांग्रेस देख रहा है, हर रोज मुलाकात हो रही है, हर रोज नहीं तो हफ्ते में 4 बार मुलाकात हो रही है, करते करते मुख्यमंत्री बन गया, मंत्री बन गया, तो रिलेशन तो वही रहता है। रिलेशन तो वही रहता है। हो सकता है कि जब वो पार्टी ऑफिस में बैठते थे तो बहुत ईरान थी और तुरान की बातें हुई हों, बहुत लिबरल उसमें बातें हुई हो, तो एक रिलेशनशिप तो बना ही रहता है। पर आज वो सिचुएशन भी नहीं है। आज वो सिचुएशन इसलिए भी नहीं है कि कोई भी अखबार ज्यादा दिन तक किसी को किसी एक बीट पे नहीं रखता है। रिपोर्टर रहा 2-3 साल, उसको हटा के दूसरा बीट, फिर हटा के तीसरा बीट, फिर हटा के चौथा बीट, वो रोटेशन चलता रहता है कि किसी तरह का रैपो ना हो पाए, रिपोर्टर भी अपना रेपो वहां बना ना पाए। तो आखिर इसका अंत कैसे होगा? क्योंकि मीडिया को कहा जाता है कि ये समाज का दर्पण है। मीडिया के बारे में कहा जाता है, जैसे सिनेमा के बारे में कहा जाता है समाज का दर्पण है, और मीडिया ही पब्लिक की बात को ऊपर उठाता है, या सरकार के भीतर जो कुछ हो रहा है, मान लीजिए करप्शन हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है, वो सब कुछ उजागर करता है। तो अगर मीडिया पर ही बंदिश लग जाएगी, उसके मालिकों को ही कब्जा कर लिया जाएगा, तो देश और प्रदेश का क्या होगा? देखिए, ये तो बहुत ही गंभीर और बहुत ही सीरियस क्वेश्चन आपने पूछा कि क्या होगा, एब्सोल्युटली क्या होगा, जिसका आंसर शायद ना आपके पास है ना मेरे पास है, क्योंकि आगे क्या होने जा रहा है हम नहीं जानते। हर वक्त डिटेरियोरेशन ही हो रहा है, कहीं सुधार हम देख नहीं रहे हैं। आज मीडिया की जगह एक पैरेलल मीडिया आ गया है। हाँ, सोशल मीडिया, बल्कि मैं आप आज का स्थिति बताऊं, अभी होली के पहले की बात है, होली से 1 दिन या 2 दिन पहले की बात है, एक मंत्री ने लोगों को बुलाया था, रिपोर्टर्स को बुलाया था, आइए हमारे घर आइए होली पर, और वहां पर जब पहुंचे तो उनको एक मिठाई का डब्बा दिया उन्होंने, तो छोटा सा, से बहुत नारा। देखिए, मैं ये जो आपने कहा ना कि समाज को वो लोग नहीं बदल सकते जिनके अपने इंटरेस्ट जुड़े हैं। किसी चीज से यदि आपके इंटरेस्ट जुड़े हैं, तो इंटरेस्ट किस चीज से, आपका किसी डब्बे से, गिफ्ट से, जिसे हम लोग आम भाषा में लखनऊ के डग्गा कहते हैं, पर क्योंकि आपका पॉडकास्ट तो ऑल ओवर इंडिया जाता है, तो डग्गा इज अ लोकल वर्ड जो हम लोग लखनऊ में यूज करते हैं कि गिफ्ट दिया जाता है। यदि जर्नलिस्ट उस गिफ्ट, उस डग्गे के कारण कहीं जाता है, तो समाज को बदलने की आप अपेक्षा नहीं रखते हैं। पर मैं जो दूसरी बात कह रहा था कि एक पैरेलल मीडिया आया है, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे भी कोई बंदिश नहीं है, स्पिट एंड रन वाली पॉलिसी है उसका, कि कुछ भी आपने एलिगेशन लगा दिया, एलिगेशन लगा के आप भाग खड़े हो, ना तो आपने सब्सटैंशिएट किया, ना आपने देखा सही है गलत है, बोला, लिखकर गायब, कि अगले दिन फिर मिलेंगे। पर उसका सेकंड एस्पेक्ट भी है, यही सोशल मीडिया है जिसने अरावली क्राइसिस जो था अभी
एनवायरमेंट वाला, उसमें फंस उसको उसी ने खड़ा किया और उसका सॉल्यूशन निकाला। कोई सॉल्यूशन निकाला। कोई पॉलिटिकल लीडर को नहीं मालूम था उसके बारे में, कोई अखबार वाला। जब वो सोशल मीडिया में उठा, जब बातचीत होने लगी, जब लोग उसे देखने लगे, जब ट्रेंड होने लगी वो, उसके बाद सरकार जागी, उसके बाद एश्योरेंस आने लगा। नहीं तो सोचिए अरावली कितना पुराना पहाड़ है और कितनी बड़ी श्रृंखला है, जिस तरह का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसका। और हम आज क्लाइमेट चेंज और उसकी बात कर रहे हैं कि जैसे IMD ने अभी कहा है कल परसों एक कि इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, मार्च जो है बहुत ज्यादा गर्म रहेगा। पर उस परिप्रेक्ष्य में देखें कि इतना इंपॉर्टेंट हमारा अरावली था, पर किसी ने उस पर इशू नहीं उठाया था। पर यही सोशल मीडिया था और उसका नतीजा भी निकला, रिजल्ट आया। सोशल मीडिया में इम्पैक्ट इसलिए हुआ क्योंकि उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो मिठाई का डब्बा नहीं था वो जिसको लेके लोगों ने इतना इससे ये लगता है कि सोशल मीडिया अभी उम्मीद की किरण, जी एकदम उम्मीद की किरण है। उम्मीद की किरण है, पर उम्मीद की किरण तभी तक है जब तक उसमें एक अकाउंटेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप बोल दीजिए, उसको आप सब्सटैंशिएट ना कीजिए। मैं अभी एग्जांपल देता हूं। इस बड़ा ही करंट मामला है कि अमेरिका के एक सेक्रेटरी साहब आए, बेसेंट साहब, उन्होंने आके कहा कि हम परमिशन देते हैं हाँ कि रूस से तेल ले। देखिए उसने जो शब्द यूज किए, उसने अपने ऑडियंस के लिए यूज किया अमेरिका में कि देखो मैं इंडिया गया था, मैं परमिशन दे के आया हूं। सोशल मीडिया के लिए बड़ा, हमारे जैसे देश 1.4 बिलियन लोगों को सो डिक्टेट कर रहा है कि परमिशन, और उसने बनाया 3-4 मिनट का कि हाउ डे यू, किस तरह से आपने ये बात कर ली, अमेरिका नहीं है, आप गोरे होंगे। सुनने में बड़ा, हाँ गुरु यही है आदमी, यही सही बोला है, कैसे हिम्मत हो गई। पर आप यदि थोड़ा रुकें, थोड़ा सोचें, यार हम तो तेल ले ही रशिया से कम कर रहे हैं अमेरिका के कहने पर। नहीं तो पहले तो हमारा लगभग 80 लाख बैरल तेल आता था। हाँ, अब तो 28-29 लाख बैरल हो गया है। पर फिर भी सबसे ज्यादा है जो फरवरी के फिगर्स, अभी जो मार्च में मैंने देखी कि अब भी जहां जहां से हम तेल लेते हैं सबसे ज्यादा उसमें तेल आता है। अब इसका यदि हम तेल ना लें तो क्या करें? अभी देखिए इंडिया का कोई रोल नहीं है, ये जो लड़ाई हो रही है इजराइल, US और ईरान, इंडिया का कोई रोल नहीं है, पर झेल इंडिया रहा है। आज ही देखिए मार्केट लगभग 2000 पॉइंट गिरा है, 2000 पॉइंट गिर गया। गैस के दाम 60 रुपए बढ़ गए। हाँ, इंटरेस्टिंगली उसी जो क्लिप था, क्लिप के बाद वो सब इतना बोलने के बाद उसने कहा तेल के दाम, वो गैस का 60 रुपए दाम बढ़ गया, LPG का दाम 60 रुपए बढ़ गया। पर LPG का दाम 60 रुपए बढ़ा, क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा? ये एक्सप्लेन हमारा सोशल मीडिया नहीं करता, जो कि हमारा एक जनरल मीडिया कर सकता है। मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, दैट वाज इन बैंकॉक। ये किया था मैंने लगभग 2021 में। दैट वाज ऑन सॉल्यूशन जर्नलिज्म। एक नया टर्म आया। देखिए आजकल जो जर्नलिज्म हो रहा है, जर्नलिज्म बदल रहा है। हम तो जर्नलिज्म करते थे, हम लोग तो लगभग एक ही बैचमेट के हैं, एक ही उम्र में हम लोग शुरू किए, और आपने भी एकदम जमीन से शुरू किया और हम भी एकदम कब रिपोर्टिंग से शुरू किए थे। पर यह था कि हम लोगों को अच्छे अच्छे हमारे गुरु मिलते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। हम लोग जो जर्नलिज्म करते थे उसमें था कि सरकार ने क्या क्या हमने लिखा और उनकी गलतियां ये। पर आज जो मॉडर्न टर्म है वो सॉल्यूशन जर्नलिज्म है, कि आप ये कह तो रहे हैं सरकार ने गलत किया, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? अब उसी परिप्रेक्ष्य में जो हम लोग कह रहे हैं कि उसने परमिशन की बात कर दी, अमेरिका में हमारा कह रहा है रशिया से तेल नहीं लेना, इसका सॉल्यूशन क्या है? आज कोई सॉल्यूशन है हमारे पास? इस सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, एक्सपर्ट से बात करना पड़ेगा। आजकल यूरोप में एक ट्रेंड चला है जिसे कहते हैं कि टू बी विद सॉल्यूशन जर्नलिज्म। सॉल्यूशन जर्नलिज्म का एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है जर्नलिज्म स्कूल्स में, और उनको पढ़ाया जाता है, वर्कशॉप्स होते हैं जिसमें सिखाया जाता है कि ये इशू है, इस इशू के साथ आप जब
सॉल्यूशन उसका ढूंढेंगे तो आप इस तरह के लोगों से बात करेंगे, इस तरह के सवाल करेंगे आप, जिससे कि आपको, क्योंकि एक अखबार में लिखने या एक वेबसाइट पे लिखने का एक लिमिटेड स्पेस है, 1000, 1500, मैक्सिमम 2000, इससे ज्यादा पढ़ता नहीं पर है। उसमें आपको सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा उसका। वो सॉल्यूशन क्या है? तो जो नया ट्रेंड जो चल रहा है, जो अच्छा हुआ बात करते करते आया, एक नया ट्रेंड और है जिसे हम लोग कहते हैं डेटा जर्नलिज्म। डेटा जर्नलिज्म है कि हम लोग ने तो कह देते, जो लेमैन की भाषा में समझाऊं कि गर्मी बहुत पड़ रही है, पिछले साल, इस साल तो बहुत ही गर्मी पड़ गई है, त्राही त्राही कर रहा है, हमने लिख दिया, गूगल से हमने डेटा निकाला, हमने उस पर लिख दिया। पर गूगल से, जैसे आपने कहा डेटा निकाला, तो गूगल से हमने 1-2 साल का डेटा निकाल लिया। पर डेटा जर्नलिज्म कहता है कि आप बैठ के 10 साल के डेटा निकालिए, एंड देन यू विल रियलाइज कि हो सकता है मैं जो इस साल कह रहा हूं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी या ना पड़ी हो, 3 साल पहले बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी हो, और वो 3 साल पहले जब गर्मी पड़ी थी तो उसमें आम की फसल का क्या नुकसान हुआ था, या गेहूं पकने में कितना समय लिया था, क्या जल्दी पक गया था, दाने बड़े, देखिए पूरा इम्पैक्ट आपके सामने पड़ेगा वो डालना। एक जो डाटा जर्नलिज्म है, ये एक नया ट्रेंड है। एक और नया ट्रेंड है पीस जर्नलिज्म। पीस जर्नलिज्म एक मैगजीन में निकलती है, ईस्ट वेस्ट सेंटर एक होनोलुलु में है, जिसका मैं अलमनाई हूँ। ईस्ट वेस्ट सेंटर जो है वो पीस जर्नलिज्म पे हर महीने एक मैगजीन निकालता है। अच्छा। पीस जर्नलिज्म का मतलब ये नहीं कि लड़ाई मतलब 2 देशों के बीच में लड़ाई नहीं। पीस जर्नलिज्म कन्फ्लिक्ट, ये कन्फ्लिक्ट आपके घर में भी हो सकता है, ये कन्फ्लिक्ट एक सोसाइटी में हो सकता है। सोसाइटी का कन्फ्लिक्ट से सपोज महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, ये सोसाइटल कन्फ्लिक्ट है, उस कन्फ्लिक्ट के बारे में। या जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, बच्चों को परेशान किया जाता है, कई जगह सेक्सुअली उन्हें हैरेस किया जाता है, कई जगह उनके साथ मारपीट होती है, वो भी एक तरह का वायलेंस है, वो पीस जर्नलिज्म। तो पीस जर्नलिज्म के डिफरेंट पैरामीटर्स पर क्या हो सकता है, ये एक नया ट्रेंड है। ऑल्दो हम लोग डिबेट करके गोदी मीडिया से जर्नलिज्म पर अब एक सवाल ये आता है कि गोदी मीडिया, जर्नलिज्म का ट्रेंड बदला, इन सारे विषयों पर बात हुई। एक बार शायद आपने कोई खबर लिखी थी जिसपे राजनाथ सिंह जी, अच्छा याद है आपको? जी हुआ या ये था कि राजनाथ जी चीफ मिनिस्टर थे, मैं चीफ स्टाफ राइटर था, मीन्स ब्यूरो चीफ था टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो उन्होंने वो क्लेम करते थे कि भाई हमने वो वीट परचेज सेंटर्स, गेहूं क्रय केंद्र खोले हैं बहुत जगह, और खरीद एकदम जैसे आज भी सरकार कहती है कि हमने एकदम बल्ले बल्ले परचेज कर लिया है। देखिए उस समय जो था, समय अलग था, ये मैं बता रहा हूँ आपको 2000 के आसपास की, हाँ 2001-2000 के आसपास की बात बता रहा हूँ। वो समय अलग था, वहां पर एडिटर जो था वो कहता था जाओ यार फील्ड में, उसका फील्ड में वेरीफाई करो, फील्ड में देखो क्या है, क्या हो रहा है, सही है या गलत है। भाई हम गए फील्ड में, हम थे और छाबड़ा सा हमारे फोटोग्राफर थे, एक गाड़ी उठाए, हमने ज्यादा दूर नहीं, सीतापुर, ज्यादा दूर नहीं, नजदीकी जाकर के 80-90 किलोमीटर है, गाँव में चले जाएंगे। वहां पर जो पहला क्रय केंद्र मिला, उसी में हमको बड़ी लंबी लाइन दिख गई। तो हम लोगों ने जब इंक्वायरी की तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर तो 3 दिन से खुला ही नहीं। जब 3 दिन से खुला, पब्लिक लाइन में खड़ी है, पब्लिक लाइन में खड़ी, वो फोटो छाबड़ा साहब ने ली, एक ट्रक पे खड़े होकर, पीछे वो छोटे छोटे जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनमें उनकी भी लाइन लगी। तो हमने आगे खबर लिख दी। अगले दिन बवाल, उमेश जी तब वो थे, डीआई थे, उमेश जी थे या पांडे जी थे शायद, नहीं उमेश सिन्हा थे, उमेश सिन्हा जी थे। तो डीआई साहब थे, उनका आ गया फर्रा कि भाई ये जो है आपने ऐसा लिख दिया, ये बात गलत है। तो हमने कहा नहीं, हम इस गांव में गए थे और ये बात सही है और ऐसा नहीं है, तो बात सही है। उसके लगभग 1-1.5 महीने बाद पता नहीं क्यों और कैसे कल्याणकार साहब मेरे एडिटर थे, उनको हटा दिया गया।
और उसके ठीक 1.5 महीने बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल, और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट किसी का जाता नहीं है, सबका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। हमें बता दिया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा। तो मैंने अपने संपादक के पास गया, तब अतुल चंद्रा साहब संपादक थे, कि साहब ये, तो उन्होंने कहा तुमने कोई खबर लिखी थी, मुख्यमंत्री तुमसे बहुत नाराज है। जबकि राजनाथ जी से मेरे बड़े अच्छे रिश्ते थे, मुझे वो विश्वजीत को अंग्रेजी में वर्ल्ड विनर कहते थे, वर्ल्ड विनर इधर आइए, यूं बुलाते थे। तो भाई नाराज हो गए, नाराज हो गए एक खबर पर सरकार अखबार को लगा कि हमारे तो एडवर्टीजमेंट रुक जाएगा। और टाइम्स ऑफ इंडिया का यदि एडवर्टीजमेंट रुक जाए करोड़ों का एडवर्टीजमेंट, तो उसको नौकरी नहीं, वो पैसा है। सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया के पास आज की तारीख में, पहले भी था, आज भी, पहले भी था, आज भी है। तो वो एडवर्टीजमेंट रुक जाएगा, तो उन्होंने हमारी बलि चढ़ा दी। पर मैं ये कहूंगा कि एक मेरे लिए अच्छा हुआ, ये इसलिए अच्छा हुआ नहीं, मैं बताता हूँ क्यों अच्छा हुआ। क्योंकि वहां से निकलने के बाद मुझे एसोसिएटेड प्रेस में, जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है एपी, उसमें काम करने का मौका मिला। मेरा एक्सपोजर एकदम ग्लोबल हो गया। पहले जो एक छोटे प्रदेश तक में था, वो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर हो गया। और मैं शुक्रगुजार हूं उत्तम सेन गुप्ता साहब का, जिन्होंने मुझे खबर लिखना सिखाया था, कैसे लिखा जाता है। जो उनकी जो 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 सीखा था मैंने उनसे, वो एपी में काम आया। और जो वो काम आया वो दिन और आज का दिन, आज भी मैं एपी में खबर लिखता हूँ। एपी के कारण ही मैं दुनिया घूमा हूँ। जितने मैंने फेलोशिप्स किए हैं, चाहे नेशनल प्रेस फाउंडेशन का मैं मेंबर हूँ वॉशिंगटन डीसी, उन्हीं के कारण हूँ। वाइटल स्ट्रैटेजीज का मैं अलमनाई हूँ। फिर उसके बाद कभी राजनाथ सिंह से मुलाकात नहीं हुई? हाँ हुई। देखिए उन सब में कोई वो नहीं रहता, ना मैंने उन्हें कहा ना उन्होंने मुझे कुछ कहा। कभी कोई जिक्र नहीं आया? कोई जिक्र नहीं। ना मैंने उनसे कहा कि आपके कारण मेरी नौकरी गई, तो ना उन्होंने मुझे कुछ कहा कि तुम टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों छोड़ दी। दोनों बात को गायब कर गए। दोनों बात को गायब कर। इस सरकार में भी कुछ हुआ था क्या? हाँ, इस सरकार में भी हुआ। अरे आपके पास बड़ी जानकारी है। इस सरकार में भी हुआ है। इस सरकार में हुआ था लगभग ये सोचिए 1.5 साल पहले ट्रांसफर्स को लेकर बहुत ही हंगामा हुआ कि गलत ट्रांसफर हो रहे हैं और पैसा लेके ट्रांसफर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री बड़े सख्त हुए, योगी आदित्यनाथ जी, और इन्होंने कुछ सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी में सस्पेंड किए। तो मैंने एक फीचर किया, संडे फीचर ट्रांसफर पे, ट्रांसफर इन गवर्नमेंट। उसपे मैंने मेंशन किया और किस तरह से ट्रांसफरों में पैसा चलता है, यूपी में किस तरह से एक ट्रांसफर इंडस्ट्री बन गई है। ट्रांसफर करके पैसा कमाते हैं लोग। रेट ये रेट अच्छा, है, रेट भी लिखा? डॉक्टरों का ये रेट है, सीएमओ का ये रेट है, इसका ये रेट है, उसका वो रेट है। और फिर मैं जानता था कि सरकार के खिलाफ नहीं लिखा जा सकता है, तो मैंने फिर उसको बैलेंस किया था कि मुख्यमंत्री इज अलाइव टू द सिचुएशन एंड इज वेरी सीरियस अबाउट क्राइम, जीरो टॉलरेंस, और ये वो लाना फलाना। मतलब मुख्यमंत्री जी की तारीफ की मैंने, और ये लिखा कि उन्होंने कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया और एक्शन भी लिया, और उनको इतने जो भी सरकारी एक्शन था वो मैंने पूरा डिटेल में लिखा। छप गई खबर। अगले दिन एक इंफॉर्मेशन में बहुत ही बड़े अफसर थे, अब तो रिटायर हो गए, उनका फोन आया कि यार विश्वजीत ये क्या लिख दिया, तुम तो अपने आदमी हो। मैंने कहा हाँ जी, मैं तो अभी एकदम आपका आदमी हूँ। कहते आओ यार चाय पिया जाए, 4 बजे आओ। तो मैं उनके ऑफिस चाय पीने गया। तो ऑफिस में पहुंचा तो उनके सामने उस वक्त मीडिया एडवाइजर एक, जो आज भी हैं शायद, वो बैठे हुए थे। तो कहने लगे देखो यार ये तुमने लिख दिया यार, बॉस इज वेरी एंग्री। तो मैंने कहा कि वो भी पत्रकार रहे हैं। हाँ वो भी पत्रकार रहे हैं। देखिए हाँ, जो मीडिया एडवाइजर सब पत्रकार रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो बॉस इज वेरी एंग्री। मैंने कहा अच्छा,
तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखिए मैंने पूरा उनको एक्सप्लेन भी किया, ये नहीं नहीं यार तुमने इंडस्ट्री वर्ड क्यों लिखा, ट्रांसफर इंडस्ट्री, और तुमने ये कोट से कोट कहाँ मिले तुम्हें, ये कहाँ से लाए तुम, ये कोट कहाँ से आ गए तुम, इतने पैसे लिया जा रहा है, इतना पैसा लिया जा रहा है। मैंने कहा नहीं देखिए तो गैलरी मतलब आप कॉरिडोर ऑफ पावर में घूमिए, सचिवालय में घूमिए तो पता ही चल जाता है कि यार इतने पैसे सीएमओ हुआ, इतने पैसे में हो रहा है या वो हो रहा है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट में तो होता नहीं है ये सब। कहते नहीं यार ये गलत है यार, तुम यार ऐसी खबरें लिख दे। तो मैंने कहा नहीं देखिए मैंने ये तो 2-3 पैराग्राफ है, बाकी देखिए 9 पैराग्राफ तो सीएम की एकदम बड़ाई है। कि तुम यार एक बार तुमने थप्पड़ मार दिए गाल पे और दूसरी ओर तुम क्रीम लगा रहे हो गाल पे, ये वही किया तुमने यार। एनीहो बातचीत हुई, चाय वाय पिया, वापिस आ गए। 3-4 दिन बाद लेटर आ गया। मैंने उन्हें फोन किया कि यार आपने मुझे बुलाया, बात हुई, सब हुई और आपने चिट्ठी भेज दी, जबकि उन ऑफिसर का था कि वो चिट्ठी विट्ठी भेजते नहीं हाँ, उनका मतलब ऐसा वो था, बातचीत करके ही मसले को मसला खत्म कर देते। तो बताने लगे नहीं यार वो तुम देख नहीं रहे थे, जब तुम आए थे तुम्हारी किस्मत खराब थी, वो बैठे हुए थे और मुझे कहने लगे नहीं आपको चिट्ठी भेजनी है। अब ये था कि यदि मैं चिट्ठी ना भेजता तो सीएम तक बात जाती, तो उनका ईगो सेटिस्फाई ना होता, हो सकता है सीएम तक बात पहुंचा दे वो, इसीलिए तुम कोई जवाब दे दो। मैंने क्या जवाब दे आप बताओ। कहते तुम जर्नलिस्ट हो, तुम जानती हो क्या जवाब देना है, कोई जवाब दे दो तुम उनका ईगो सेटिस्फाई कर दो। तो मैंने कहा ठीक भाई। तो ये जवाब लिखा गया। जब जवाब दिया तो उसके बाद मेरे एडिटर साहब बोल रहे थे कि तुमने यार ये क्या लिख दिया यार, देखो यार ये उन्होंने एडवर्टीजमेंट बंद कर दिया हमारे अखबार का, तो बताओ कितने लोगों की सैलरी रुक जाएगी। ये चीज मेरे को बड़ी बुरी लगी। हाँ यार यदि सही में एडवर्टीजमेंट बंद हो गया तो सैलरी तो इम्पैक्ट आएगा ही सब लोगों में। और उस वक्त का जो इस अखबार में था उसकी जरा फाइनेंशियल कंडीशन कुछ गड़बड़ी थी, तो ये मुझे बड़ा ही बोले कल नहीं यार ये जरा गड़बड़ हो गया यार मामला, चलो यार आगे से ख्याल रखा जाएगा। इसी सरकार में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। तब कोविड था, तो कोविड में एक डायरेक्टिव आया कि गांव में शादी मतलब बारात नहीं जाएगी, शादियां होंगी 4-5 लोग होंगे, बारात नहीं जाएगी, कहीं पे भी बारात नहीं जाएगी। तो हमारे एक जानकार हैं मिल्कीपुर में, सुल्तानपुर मिल्कीपुर में रहते हैं, तो बीच बीच में फ़ोन करे कि भी आप सही हैं, सुरक्षित हैं, सब ठीक है। उन्होंने कहा भैया हम सही तो हैं, पर क्या बताएं यहाँ बारात आई थी 3 दिन पहले और अब डर लगे है कि भैया बारात आई थी, कौन कैसे आया, और बारात में 5 ही लोग तो हैं, कहते नहीं 100-150-200 लोग आए थे, पूरी बारात आई थी। कह ये कैसे है यार। तो फिर मैंने पता किया, अपने बाकी कॉरेस्पॉन्डेंट्स को लगाया, उन्होंने कहा नहीं गांव में बारात आ रही है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने वो खबर लिखी और अमरनाथ शर्मा जिन मेरे परिचित थे उनका रेफरेंस देते हुए, मिल्कीपुर में उनका गांव का नाम देते हुए मैंने खबर लिखी। उस वक्त फैजाबाद नाम था उसका, अनुज झा जी डीएम थे, अनुज झा जो आजकल सूडा में है। वो तब वो भी डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन रह चुके थे और थोड़ी बहुत जानकारी थी। तो अचानक ऑफिस तो उन वक्त था नहीं, ऑफिस कोई जाता भी नहीं था कोविड के टाइम पे। रिसेप्शनिस्ट का फोन आया कि एसडीएम फैजाबाद का फोन आया है, एक खबर लिखी गई है उसके बारे में पूछ रही है वो, तो आपका नंबर दे दे। मैंने कहा दे दो। तो क्योंकि मैं वहाँ पे पॉलिटिकल एडिटर था, तो क्या आपका नंबर, ने कहा दे दो। तो उसने मेरा नंबर दे दिया। तो एसडीएम के तो बड़ी ही पोलाइट, मुझे लगता है एक नई आईएएस रही होगी, बड़ी ही पोलाइट उसने कहा कि सर ऐसा ऐसा खबर छपी है एंड वी आर नॉट एबल टू लोकेट द विलेज, वो विलेज हम लोकेट नहीं कर पाए। तो मैंने कहा कि नहीं गांव है, इधर है, मिल्कीपुर में है, इस गांव का नाम ये है। तो कहते अच्छा मैं देखती हूँ। उसके बाद मैंने अनुज जी को फोन किया कि अनुज जी, वो कहते अरे यार वो तुमने खबर लिखी यार, वो यार तुमने गांव कुछ भी लिख देते हो यार, कौन गांव। मैंने कहा गांव है भैया मिल्कीपुर में। कहते हमारे लोगों ने ढूंढा, गांव है ही नहीं। मैंने कहा नहीं भाई है, गांव है। कहते तुमको बताना चाहिए दाहिने हाथ। मैंने कहा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड थोड़ी मैं दूंगा, गांव का नाम दे दिया आपको, लोकेशन उसमें डाल दे। तो फिर थोड़ी बात वो अमरनाथ भैया का फोन आया कि भैया पुलिस आई है और हमको उठा के ले जा रही है कि तुम पत्रकार को क्या बता दिए।
तब मैंने उस एसडीएम को फोन किया कि देखिए आप पुलिस आके उसको उठा के ले जा रही है, दिस इज नॉट फेयर। हम्म, मैंने उनको नाम लिया है, जस्ट अ विसल ब्लोअर। उन्होंने ये बताया, उन्होंने तो एक वार्निंग अच्छा काम बताई, किया। एक वार्निंग दी कि इस तरह के गांव में आ रहा है। हम्म, ये तो बताया। कहते नहीं नहीं, पुलिस क्यों ले गई है उसे? मैंने तो नहीं बोला पुलिस को, पर हम लोगों ने वो गांव लोकेट कर लिया है। आपकी बात सही है, वहां बारात आई थी। मैंने कहा बात वो अब वो बात है ही नहीं, बारात आई थी नहीं आई थी। अब ये तो अब नई तो चीज वो आ गई। नया बेचारा फंस गया, वो तो हम्म, उसको आप छुड़वाइए। तो कहते नहीं नहीं, मैं अभी फोन करती हूँ, यदि वो पुलिस थाने में होंगे उन्हें इमीडिएट छुड़वा दूंगी, हम्म, आप 10 मिनट बाद उनको फोन कर लीजिए। हम्म, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो नई आईएएस अफसर होंगी, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट 10 मिनट बाद उनको फोन किया, भैया को, अमरनाथ भैया से। कहते हैं हाँ भैया हम घर जाते हैं, अब हम तुमसे कोई बात नहीं। मैंने कहा अरे भाई आप काहे नाराज? कहते हैं नहीं भैया, अब हम आपसे कोई बात ही नहीं करेंगे, फंसा अब दियो। अब मर जाए तब भी नहीं बात करेंगे। पर एक अजीब अजीब से सिचुएशंस होती है पत्रकारों के साथ। आप तो पॉलिटिकल एडिटर रहे। कल्याण सिंह का एक बड़ा किस्सा आपने सुनाया कि वो खुद चाय बनाते थे। कल्याण सिंह से पर्सनल मुलाकात कितनी बार आपकी हुई होगी? बहुत बार हुई, बहुत बार हुई। उनकी वर्किंग स्टाइल कैसी थी? देखिए उनका काम करने का तरीका बड़ा ही क्लियर था। वो कोई भी सब्जेक्ट के माइन्यूट डिटेल तक जाते थे। एक जैसे हेडलाइन हुआ, कोई 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 इंपॉर्टेंट इश्यू, से सपोज नहर बनाना है, किसी इलाके में नहर बनाना है। नहर बनेगा, कितना गांव उसमें अफेक्ट होगा, एक बिंदु। फिर दूसरा बिंदु, कितने लोग काम करेंगे, उससे कितनी सिंचाई हो पाएगी। उनका ये कहना था बिंदु पे बिंदु जब तक ना बनाओ तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। अब हम समझ ही नहीं पाते थे बिंदु पे बिंदु क्या बना। तो उन्होंने मेरे को ये एक वही चार्ट बना के दिखाया, नहीं नहर वाला कागज सामने रख दिया। नहर इसलिए मुझे याद है, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूं कहाँ का नहर था वो। तो उसमें इतना डिटेलिंग थी उसमें कि कितने लंबा होगा, कितने गांव से गुजरेगी, कितने हेक्टेयर ऑफ लैंड में वो सिंचाई कर पाएगी, उसके बाद कितने से सीपेज, जब नहर होता है उसमें पानी रिश्ता भी है, रिश्ता है, रिश्ते से जमीन खराब हो जाती है। कितनी जमीन खराब होगी और उस खराब होने को, उसको रिक्लेम करने के लिए कितना चूना डालना पड़ेगा। इतना डिटेल में वो काम करते थे। और अपने धुन के बड़े पग, एक बार वो यदि सोच ले, जो एसटीएफ की आज हम बात करते हैं उन्हीं के जमाने का है ये। तो आप तो क्राइम का देखें, उस वक्त तो गोरखपुर के एक बहुत बड़े माफिया थे जिनका राज का बहुत ही बड़ी है उनका। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला ने कल्याण सिंह की बात कही जाती है कि कल्याण सिंह की सुपारी ली थी। हाँ ये मैंने भी सुना है। अब ये किस्सा तो आप बताइए, क्योंकि आप क्राइम देखें, ये किस्सा आप सुनाइए कि क्या हुआ क्या था। नहीं, कल्याण सिंह की सुपारी श्री प्रकाश शुक्ला ने नहीं ली थी, वो डाइवर्ट किया गया था केस को। क्योंकि नाम बड़ा हो जाएगा तो उसको पुलिस को मारने में, या पुलिस को जो और काम करती है पुलिस, उसमें थोड़ी आसानी होगी, इस नाते पुलिस ने ऐसा किया। पर एक वक्त थ्रेट तो था ही कल्याण सिंह पे। कल्याण सिंह से उसका क्या दुश्मनी थी, क्यों थ्रेट करेगा वो? या तो इसलिए नहीं, ये तो आप बताइए, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया था। देखिए आज यदि हम मुख्यमंत्री आवास के सामने से जाते हैं तो बंद है वो रास्ता, अब नहीं जा पाते हैं आप। पर जब कल्याण सिंह जी थे वो रास्ता ओपन था। हाँ, उधर से लोग आते जाते थे, याद है। पर बीच में कुछ दिनों के लिए उसे बंद कर दिया गया था। फिर चालू कर दिया गया था, याद है। वो बीच में बंद कर दिया, वो गोल्फ क्लब के बगल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। ये कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री, मतलब अटल बिहारी जी से उनका जो विवाद हुआ, कुर्सी तो छोड़नी पड़ी, फिर पार्टी भी छोड़नी पड़ी, ये क्यों हुआ था? देखिए मैं कल्याण सिंह जी की एक बात बताऊं, जो एक इम्पोर्टेंट स्टैंड जो उनका था, वो राम मंदिर के वक्त 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई थी। 4 दिसंबर को एक वीएचपी का दल, सीनियर नेताओं का, जिसमें आरएसएस के भी 1-2 लोग थे, उनके पास गए थे, कल्याण सिंह के पास। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। रात को उन्होंने कहा मिलना चाहते हैं।
कह रहे हैं वो सो गए। कहते उन्हें जगाइए, कहिए हम मिलने आए हैं। कहते वो दवाई लेके सोए हैं। कहते कुछ भी करके सोए, आप उन्हें कहिए हम 15-20 मिनट में आ रहे हैं, गेट पे पहुंच रहे हैं। गेट पे आ गए वो, मुख्यमंत्री को बताया गया कि वीएचपी के ये लोग आ रहे हैं। उसमें शायद अशोक सिंघल भी थे कि लोग आ रहे हैं। तो बोले कि कल्याण सिंह बोले, कल्याण सिंह को बताया गया। तो कल्याण सिंह जागे, पहुंचे अंदर, और उन्हें कहा गया कि 6 दिसंबर को ढांचा ढह जाएगा। उन्हें बताया गया? हाँ, इन लोगों ने बताया? हाँ, कहते ये ना कीजिए, सरकार चली जाएगी, सरकार चली जाएगी और एक इशू खत्म हो जाएगा। कल्याण सिंह ने कहा? कल्याण सिंह ने इशू खत्म, कहते नहीं, ढांचा ढह जाएगा। और 5 तारीख को उन्होंने अपनी तैयारी कर ली, कल्याण सिंह ने कि यदि ढांचा ढहा तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। उस वक्त जो वीएचपी के बड़े नेता आए थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमारी बात हो चुकी है, अब हम आपको ये कम्युनिकेट करने आए हैं। मैं तब ये बात समझा नहीं था कि दिल्ली बात हो गई, पर जब 6 तारीख 7 तारीख को जब पूरा पर्दा हटा और पता चला कि सीआरपीएफ वहां खड़ी थी, कोई गया नहीं, कोई बचाने नहीं गया, तो दिल्ली बात हो चुकी, तो दिल्ली बात हो चुकी है हमारी, और आपको क्या करना है आप देख लो। तो मतलब कल्याण सिंह नहीं चाहते थे कि वो, कल्याण सिंह इनिशियली नहीं चाहते थे कि ढांचा गिरे। कल्याण सिंह इनिशियली नहीं चाहते थे ढांचा गिरे, पर जब ढांचा गिरा तो उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपने ऊपर ली, और सुप्रीम कोर्ट की जो पनिशमेंट थी 1 दिन का जेल, वो भी उन्होंने सहा। तो देखिए, एक मैं कल्याण सिंह की बात क्यों कहूं, मैं देखिए ना, उस वक्त के जो लीडर्स थे उनकी एक अलग वैल्यू थी, उनकी सोच अलग थी, समाज में अलग प्रतिष्ठा थी। और आज के साथ यदि कंपेयर करें, आज के नेता उतने मैं क्या कहूं कि सेंसिटिव नहीं है लोगों के प्रति, वैल्यू भी नहीं है। आज आप किसी के खिलाफ कुछ खबर लिख दीजिए, हो सकता है वही लड़ने आ जाए, सीधा डायरेक्ट हमला करा दे, मतलब कुछ भी करा दे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे, मुकदमा लिखवा दे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे। मतलब मुकदमा तो आजकल मैं यूपी की ही बात नहीं करूंगा, पूरे देश में हो रहा है। ममता के उसमें देख लीजिए, बंगाल में हुआ है, केरल में हुए हैं। मतलब आप ये अब भूल जाइए कि यूपी में ही होता है ये सब, ये तो पूरे देश में एक चलन सा हो गया, पूरे देश में। पर जैसे आप कल्याण सिंह की बात कर रहे थे, वैसे मुलायम सिंह जी भी थे। अच्छा। मुलायम सिंह जी भी यदि उन्होंने सोच ली किसी की मदद करनी है, कुछ भी हो उसकी मदद करेंगे, कुछ भी हो। अभी 15-20 दिन पहले मैं इधर जो विधानसभा का प्रेस क्लब है, वो प्रेस रूम है, वहां बैठा था, वहां बातचीत हो रही थी। एक इटावा के पत्रकार साहब कहने लगे, वही गोदी मीडिया वाला, फिर इसमें भी रेफरेंस आ जाएगा कि हम तो बहुत उनको जानते थे और ये था वो था, पैसा वैसा हमारे पास जब नहीं होता था, मुलायम सिंह जी हमारी शक्ल देख के समझ जाते थे इसके पास पैसा नहीं है, दे देते थे। तो जगजीवन उनके साथ थे, यदि आपको तो वो जगजीवन को कहते थे कि भैया इनको उनका देख लो, शाम को उनके पास चले जाना, तो लिफाफे में आ जाता था। तो देखिए, उन्होंने ये बात बड़ी ही सरल भाव में, सहज भाव में कही, ये बताने के लिए कि उस वक्त के रिलेशन नेताओं के साथ कैसे हैं, आज के रिलेशन कैसे हैं। आज जो रिलेशनशिप है वो इतना कमर्शियल है, आधे कमर्शियल है, के डब्बे के लिए फोन करना पड़ रहा है। अब पीआर की तरह काम करते हैं। आज जैसे आपने कहा जर्नलिज्म में क्या बदला, आज पहले एक वैल्यू हुआ करता था, जर्नलिस्ट होते थे, आप समाज में जाके कहते थे हम जर्नलिस्ट हैं, वेलकम करता था, आज वैल्यू होती थी। आज हम लोग मल्टीप्लायर या मैग्नीफायर हो गए हैं। हमारी जो पॉलिटिकल सोच है और कोई
पॉलिटिकल, उस तरह के पॉलिटिकल सोच के आदमी की बात को हम मैग्नीफाई कर देते हैं। वो जो एक जर्नलिज्म की वैल्यू थी कि हाँ, इसे इवैल्यूएट करना, उसे तोलना, उसे नापना, उसे वेरीफाई करना। देखिए वेरिफिकेशन बहुत था। पहले एडिटर लोग खबरें रोक देते थे, नहीं यार ये पहले वर्जन लेकर आओ, इस बात को वेरीफाई करो, ये जो तुमने एक लाइन लिखी है ये गड़बड़ लग रही है, इसको वेरीफाई करो। अब ऐसा नहीं है, अब कहाँ है ऐसा? अब ऐसा होता ही नहीं। अब तो सोशल मीडिया पर, अब तो टेलीविजन पे इतनी गलत खबरें चलती हैं। आप देखिए कि धर्मेंद्र के मरने की खबर चल गई, पाकिस्तान को लेकर के बहुत सारी खबरें चली, अभी चला कि पे चल रही है। वो जो अटैक हुआ उसमें कहा दुबई का बिल्डिंग बुर्ज खलीफा गिर गया। पर मतलब, और प्रतिष्ठित जिन्हें हम नंबर 1 नंबर 2 चैनल कहते हैं देश के, हाँ वही क्लेम करते रहते हैं, तो मानना पड़ेगा। तो आप भाई एडवर्टीजमेंट जिस तरह से आता है वही मानेंगे ना। बड़े बड़े वो सर्वे निकालते हैं, सर्वे में देखिए जो रूलिंग प्रदेश का सीएम होता है किसी भी प्रदेश का, जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, उसको वो नंबर 1 डिक्लेयर कर देता। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के बीच अगर वर्किंग स्टाइल में क्या डिफरेंस था? मुलायम सिंह कई बार सीएम रहे, अखिलेश यादव एक बार रहे। अखिलेश जो है वो ये मेरा पर्सनल व्यू है, अखिलेश जो है वो ग्राउंड रियलिटी से कटे हुए हैं, ग्राउंड में क्या हो रहा है उससे कटे हुए हैं। वो उनके कान जमीन पे नहीं है, वो दोस्तों के कहने पे या जो लोग उनके संबंधी जो अगल बगल में उनके कहने पे चलते हैं। मुलायम के कान जमीन पे थे। मुलायम क्योंकि स्ट्रगल कर ऊपर आए थे, वो गांव की राजनीति से, वो जिसे हम लोग कहते हैं ना पहलवानी करके लड़ते पड़ते ऊपर आए थे। वो हर आदमी को जानते थे, वो पहचानते थे, और सबसे बड़ी बात वो मदद करने में कभी पीछे नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा अखिलेश मदद करने में पीछे रहते हैं, पर अखिलेश की एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है, वो लोगों से इतना नहीं मिलते। अभी कुछ दिन पहले एक बड़े नेता से समाजवादी पार्टी की बात हो रही थी, मैंने कहा कि क्या चल रहा है? कहते हैं सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है। मैंने कहा सरकार भाई माहौल तो लग रहा है 50-50। मैंने कहा हाँ 50-50 है, ऑपोजिशन का तो 50 बहुत होता है, चलिए धक्का मारिए, आप लोग बढ़िए, काम कीजिए और निकालिए, 60 की तरफ आगे बढ़िए। कहते कि ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हमारा नेता जमीन पे उतर के काम नहीं करेगा। ट्विटर बाजी और स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से नहीं होता, डेमोक्रेसी नहीं चलती है। मैंने कहा ये बात तो सही है, क्योंकि इसका चश्मदीद गवाह हूं मैं। एक घटना छोटी सी, फिर थोड़ा डेविएट हो रहा हूं मैं, कि विश्वनाथ चतुर्वेदी मोहन एक कांग्रेस के नेता हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। यूनिवर्सिटी जब मैं कवर करता था यूनिवर्सिटी, वो मेरे बड़े सोर्स होते थे, केकेसी में पढ़ते थे, तो क्या क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में, वो कॉलेज में आके मुझे खबरें देते थे। तो नारायण दत्त तिवारी के बड़े भक्त हैं। जब नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस छोड़ के अलग हुए थे तो वो एजिटेशन कर रहे थे। आए तब पाइनियर, जहां आजकल पासपोर्ट ऑफिस है, विधानसभा मार्ग वहां होता था, तो वहां से बाहर निकला है तो बड़ी लंबी जुलूस में आ रहे हैं। जब खत्म हुआ तो आए, बोला दादा चाय पिलाओ, तो हम चाय बाहर निकले, दाओ तुम्हें चाय पिलाते हैं। कहते चूक हो गई आज। मैंने कहा क्या हुआ? कहते पुलिस जब डंडे मार रही थी, हम सोचे बूढ़े के हमें 2 पत्थर मार के खून निकाल दे सर से। मैंने कहा है क्या? मतलब बूढ़ा मतलब एनडी तिवारी के पत्थर मार के हम ही सिर से खून निकाल। मैंने कहा है बोल क्या रहे हो कुछ? कहते यार डेमोक्रेसी में ना खून मांगती है, यदि निकल आता ना एक बार, फिर उबाल देखते क्या होता। ये सरकार भड़ से गिर जाती कि एनडी तिवारी के सर पे पुलिस वाले ने डंडा मार दिया। वो एक एजिटेशनल वो था। देखिए उसका वो जोश में बात बोला, पर उसने एजिटेशनल बात बोली। वो एजिटेशन आज यूपी में देखने को नहीं मिलता। आप बताइए लास्ट वो एजिटेशन कब देखा? जब लखनऊ के चक्का जाम हो गए, आने जाने में दिक्कत हो रहा है, इधर उधर बड़ा परेशानी। तो घर में ही लोग नजरबंद हो जाते हैं, तो कैसे चक्का जाम? मतलब कोई प्रोटेस्ट ही नहीं है। जब चक्का जाम घर से निकल ही नहीं पाएगा एजिटेशन वाला, तो करेगा कैसे एजिटेशन वाला? इसलिए नहीं निकल पाएगा ना, उनको मोटिवेट नहीं किया जाएगा, चलो आओ लड़ो भागो।
वो प्रोसेस नहीं है अब, वो रिफाइनिंग नहीं है अब। और अच्छा। जब तक वो डेमोक्रेसी में नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो मैंने उनको कहा कि भैया, कहते बस देखिए हम नोएडा से शुरू करने वाले हैं, एक रैली है हमारी नोएडा में 19-20 तारीख को, शायद समाजवादी पार्टी की एक रैली है। मैंने कहा ठीक है भाई, देखते हैं कितना आप लोग वो कर लेते हैं। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, जैसा आपने कहा कि लोगों की बड़ी मदद करते थे, पत्रकारों का भी बड़ी मदद करते थे। मैं जितने पॉडकास्ट अब तक किया, मुलायम सिंह के बारे में अगर मैंने किसी से सवाल पूछा तो चाहे किसी भी दल का नेता हो, बीजेपी का भी हो, तो नेताजी की तारीफ जरूर की। तारीफ है। ये ऐसा क्यों है? देखिए वो मैं एज ए पत्रकार पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए मैं ऐसे पत्रकार ही जवाब दूंगा आपको कि वो एक कैरेक्टर होता है एक कि आदमी का। अपनी कोई व्यक्तिगत घटना के साथ बताइएगा। नहीं, मैं क्योंकि मेरा उस तरह का इंटरेक्शन के टाइम पे नहीं था, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री, मैं कब रिपोर्टर था, मैं तब सीएम ऑफिस नहीं जाता था, तब मैं कवर नहीं करता था, तो उस तरह का मेरे पास नहीं है। पर मैंने जो किस्से उनके सुने हैं, लोगों से सुने हैं, ब्यूरोक्रेसी से, उन्हें कम ब्यूरोक्रेसी की मदद की है, बहुत मदद की है ब्यूरोक्रेसी की उन्होंने। तो आप ये देखिए, वो एक कैरेक्टर होता है आदमी का, एक नेचर होता है आदमी का, कि आप आगे बढ़कर कितना किसको मदद कर सकते हैं, कितना आप उसके काम आ सकते हैं, वही डिफाइन करता है। आज जो आप कह रहे हैं कि पार्टी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी आदमी हो, किसी भी पार्टी का रहा हो, पर वो मुलायम सिंह जी की तारीफ करता है, वही आप मुझे लगता है आप यदि कल्याण सिंह जी के बारे में पूछेंगे, उनके भी आउट ऑफ पार्टी जिनके रिश्ते अच्छे थे, बहुत अच्छे रिश्ते थे, बहुत अच्छे रिश्ते थे, बहुत अच्छे रिश्ते थे। उतने और नेताओं के, राजनाथ सिंह का भी मैंने देखा था, वो भी लोगों की मदद बहुत करते थे। राजनाथ सिंह लोगों की बहुत मदद किए हैं, और बल्कि देखिए उन्होंने हमारी नौकरी का किया है, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि वो पहले चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने लोगों के लिए दरवाजे खोले थे अपने। वो मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने ट्रेडर्स एसोसिएशन का सम्मेलन, किसानों का सम्मेलन, व्यापारियों का सम्मेलन अपने 5KD में किया था, जो कोई मुख्यमंत्री नहीं करता है। उन्होंने दरवाजे खोले थे, कम्युनिकेशन के चैनल खोले थे। यही कारण है कि आज भी जब वो आते हैं, बल्कि पुराने नेताओं में सबसे अच्छी चीज जानते क्या थी? आप यदि उन्हें फोन कीजिए, आपकी यदि बात नहीं हो पाई, जो फोन अटेंडेंट है उसने आपका नाम लिख लिया, नंबर लिख लिया, तो आपको कॉल बैक जरूर आएगा, रात को चाहे 12, 12:30 बजे आएगा। अभी 1-1.5 साल पहले राजनाथ जी को फोन किया कि उनका फोन आया लगभग 1:45 विश्वजीत जी सो रहे हैं क्या? अरे अब 12:30 1:45 बजे तो सोएंगे ही ना। पर देखिए उनमें सज्जनता देखिए कि मैं बिजी था, मेरी मीटिंग थी, ये था वो था, बताइए। तो वो आज के जनरेशन में नहीं है, जबकि आज बहुत हाई फ्लाइंग हो गई है ज़माना, बहुत वो है। अब मोबाइल पे आप मैसेज भेजिए, जब ज़रूरत पड़ेगी वो जवाब देंगे, आप बात करने की भी ज़रूरत नहीं है मोबाइल मैसेज पर। आज आपके भी अपने संबंध बड़े अच्छे नेताओं से रहे हैं कि आज क्या आपको जवाब देते हैं आजकल के नेता? छोड़िए। मैं 2 सवाल और केवल ले लूंगा आपसे। पहला ये कि मायावती का 2027 को लेकर के क्या भविष्य है, क्योंकि मायावती की पार्टी जिस तरीके से डिटोरिएट कर रही है। देखिए मेरा मानना है कि माया अकेली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसमें अभी भी वोट बैंक जो है एक लगभग 13-14% का वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट है, पर उसके लिए उसको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। वो मेहनत नहीं कर रही है। यदि वो कमिश्नरी लेवल पर ही मीटिंग करना शुरू करते हैं अभी से, जो लोकल लेवल का जो वर्कर होगा वो आके जुड़ने लगेगा, साथ जुड़ जाएगा। आप देखिए आज बीजेपी की स्थिति ऐसी है कि ब्राह्मण परेशान है उससे, एक वर्ग विशेष का डोमिनेंस कहा जा रहा है, जिसके कारण जो अपर कास्ट में भी डिवीजन आता गया है, ओबीसी का खतरा है। वेस्ट यूपी में आरएलडी के आने से उसको फायदा है, पर ये जो ब्राह्मण है, यदि मायावती ढंग से अपनी मीटिंग्स कर ले तो ब्राह्मण क्या डाइवर्ट हो सकता है?
कोशिश हो सकती है, एक बार हुआ है, एक बार हुआ है, उसने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लड़ा है, एक बार हुआ है। पर ये सब डिपेंड करता है कि आप कितनी कोशिश करते हैं, आप क्या मैसेजिंग देते हैं। देखिए, ब्राह्मण जहां सत्ता है वहां जाएगा, या सत्ता साथ लेके चलेगा वो। वही तो बात एक ही है, बात एक ही है कि जहां सत्ता है वहीं रहेगा वो। तो आप यदि ब्राह्मण को मोटिवेट कर गए, नहीं तो अखिलेश के साथ भी ब्राह्मण जा सकता है। देखिए बात वहां पर वही आ गई। 1 साल है, जो मैंने एक बहुत ही सीनियर नेता की आपका किस्सा सुना है कहानी जो आपने सुनाई कि अखिलेश कह रहे हैं कि भाई आप ट्विटर पे पार्टी नहीं चला सकते हैं। डेमोक्रेसी, चतुर्वेदी मोहन की बात, डेमोक्रेसी खून मांगती है, डेमोक्रेसी एजुटेशन मांगती है। आप सड़क पे आइए, आप देखिए मायावती को अखिलेश ने हटाया था, साइकिल चलाई थी, पूरे प्रदेश में साइकिल चलाई थी। ये नहीं मैं कहूंगा कि उन्होंने 14-15 हजार किलोमीटर, पर हाँ उन्होंने चलाई, साइकिल चलाई, 100-150 किलोमीटर साइकिल चलाई उन्होंने। उसका इम्पैक्ट पड़ा और सरकार बनी, जगह जगह लोग गए। और वही कारण था कि वो तब स्टेट प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट मुलायम सिंह यादव थे, उनको फेस बनाकर वो आगे बढ़े और अखिलेश सीएम बने, जबकि वोट लोगों ने मुलायम के नाम पे दिया था। हाँ, वो तो मुलायम के नाम पर ही पड़ा, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव ने साइकिल चलाई थी और लोगों में एक था कि एक नया लड़का है, फेस बन गए थे। वही फेस बनाने की जरूरत है, जो फेस बनाएगा वो ले जाएगा। और मुझे लगता है 1 साल है अभी बहुत पानी बहेगा गोमती में, देखिए कहाँ गुजरता है। यूजीसी का जो मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस पर एक तरीके से रोक लगा दी है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। यूजीसी का मुद्दा किसी पार्टी को फायदा, किसी को नुकसान दे सकता है क्या? देखिए, यूजीसी का मुद्दा एक बहुत ही एक हॉट पोटैटो जिसे कहते हैं, वो इशू है। ना तो आप इसे छोड़ सकते हैं, ना आप इसे निगल सकते हैं वाली सिचुएशन है। इसी कारण देखिए, जो ही ये मुद्दा उठा, सबसे पहले बीजेपी के अंदर से ही आवाज आई। हाँ, कलराज मिश्रा ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की नोएडा में, और वो एकदम ब्राह्मण के नाम पे एक्टिव हो गए कि किस तरह आप ब्राह्मण और अपर कास्ट को छोड़कर बाकी को आप वो कर दे रहे हैं, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किसी भी उसमें होगा तो यही लोग होंगे, इनको आप कम्युनिटी में भी नहीं रख रहे हैं। पर मुझे लगता है कि देखिए, 1 साल फिर मैं कह रहा हूँ बहुत लंबा समय होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे ठंडे बस्ते में डाला है। कितना लंबा ठंडा बस्ता हो सकता है वो इस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो आग जली है, आग यदि जल गई, उसमें ढंग से पेट्रोल डाल दिया गया, तो बीजेपी के लिए दिक्कत हो सकती है। बीजेपी के लिए 2027 में यदि दिक्कत हुई तो 2029 के इलेक्शन में भी दिक्कत। तो 2024 में तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में दिक्कत हो चुकी है एकदम। देखिए 43 सीट जो है, 2024 में जो इलेक्शन में दिक्कत हुई थी, उसका सबसे बड़ा कारण आरएसएस ने हाथ खींच लिए थे। उसने एकदम सपोर्ट ही नहीं किया था। एक कैंडिडेट इलाहाबाद के लड़ रहे थे, जीते भी बाद में, उज्जवल जी, उन्होंने अचानक मुझे फोन करके कहा, यार विश्वजीत, ये बताओ कि आरएसएस को क्या हो गया है? जबकि वो ब्रिलियंट लीडर हैं जो कि पॉलिटिकल विंड्स को समझ सकते हैं, कि आरएसएस यार कहीं दिख नहीं रही है, क्या हो गया, ये झगड़ा। तब हम भी चेते, हाँ आरएसएस वाले तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। जितने हमारे आरएसएस में कॉन्टेक्ट से, हमने पूछना शुरू किया हुआ, कहते अरे कुछ नहीं, इलेक्शन से तो हम तो किसी इलेक्शन वैसे भी दूर रहते हैं। दूर रहते हैं, हमसे क्या मतलब, हमको क्या है, हम तो समाज निर्माण में लगे हैं, आप लोग गलत हमें। पर आज की सिचुएशन देखिए, मोहन भागवत लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। अभी गाजियाबाद में मीटिंग हुई, 2 दिन बाद कानपुर में मीटिंग हुई, अभी कुछ दिन बाद बनारस से मीटिंग होने वाली है। और इसमें जो उनका जो वर्किंग है वो डिफाइन की जा रही है कि किस तरह से इस बार हम करेंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, 1 साल है, देखिए क्या होता है। यदि यूजीसी में ढंग से आग पड़ गई, क्योंकि आरएसएस के लोगों ने भी कहा, मोहन भागवत का भी कमेंट आ चुका है कि यूजीसी वाला जो क्लॉज है वो गलत है, वो क्लॉज गलत है। अब वो
किस तरह से सरकार उसकी आग बुझाती है या ठंडे बस्ते में इतना डाल देती है, इतना बड़ा डीप फ्रीजर हो जाता है वो कि 2027-29 चलती ही रहे आगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। विश्वजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, और पत्रकारिता से लेकर के पॉलिटिकल एंगल, पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है, कई मुख्यमंत्रियों के बारे में बात हुई, बहुत अच्छी चर्चा रही। विश्वजीत जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बुलाया और अपनी पुरानी यादों को ताजा करने का एक मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।